खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सबका। 8:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आसिफ रशीद आपके साथ कर रहा हूं। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देखते और सुनते हैं, बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जहां वक्फे वक्फे से हमारे नशरियात भी जारी रहती हैं, आप हमारा ताउन करते हैं, साथ निभाते हैं और मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात या अपना ओपिनियन भी हम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। प्रोग्राम में कोई गलती, कोई कोताही हो, उसको बेहतर करने की कोशिश आपके फीडबैक को देखने और समझने के बाद हम करते हैं। तो इसके लिए भी इज़हार तशक्कुर। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। प्रोग्राम सलाम जेके फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। और आज आप सब जानते हैं जनवरी की 7वीं तारीख है, पहला हफ्ता मुकम्मल हो रहा है साल 2025 का। इस पहले हफ्ते में जनवरी के पहले 6 दिनों के दौरान जो कुछ हुआ, एक एक करके प्रोग्राम्स में, डिबेट्स, डिस्कशंस में, न्यूज़ बुलेटिन्स में या तज्जियों और तबसरों में या विश्लेषण में आप तक पहुंचता रहा। लेकिन इन सब के बीच में कोशिश ये भी रहती है कि दुनिया भर के अंदर या हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ के अंदर या फिर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर जो कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, जो कुछ पेशरफ्त होती रहती है, हर 24 घंटे के साथ साथ हमारी कोशिश रहती है कि उससे आपको बाखबर रखा जाए। तो प्रोग्राम सलाम जेके का भी ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आइंदा 24 से 48 घंटों में जो कुछ होने वाला है, कुछ हुकूमती फैसले, कुछ आप पर उन फैसलों के बाद पड़ने वाले असरात के ताल्लुक से बात करते हैं। और ख़ास मेहमान भी स्पेशल सीरीज़ के तहत, स्पेशल सेगमेंट के तहत आज एक और सीरीज़ का या इस एपिसोड का जब हम आगे लेकर बढ़ेंगे तो एक ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले फटाफट से आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे के जरिए चंद बड़ी बातें, क्योंकि आज जनवरी की 7 तारीख है और 7वीं तारीख ग्रिगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक कुछ अहम तरीन वाक़यात की तरफ इशारा करती है। शुरुआत में सबसे पहले चंद अहम तरीन मालूमात। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक आज तारीख में क्या कुछ हुआ है। हिस्ट्री ऑफ द डे 7 जनवरी को साल 2003 में आज ही के दिन जापान ने तरक्याती कामों में बतौर इमदाद हिंदुस्तान को $90 करोड़ देने का ऐलान किया। वो आज ही का दिन था और साल था 2003। और आज ही के दिन 7 जनवरी साल 1999 में अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के मुआखज़े का आगाज हुआ है। और आज ही के दिन साल 1992 में AT&T कंपनी ने वीडियो टेलीफोन जारी किया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1987 में हिंदुस्तान के अजीम क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव ने अपना 300वां टेस्ट विकेट लिया है आज ही के दिन। और आज ही के दिन 7 जनवरी साल 1980 में इंदिरा गांधी की भारी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में वापसी हुई है। और आज ही के दिन 7 जनवरी साल 1972 में स्पेन के एब्जा इलाके में तैयारा हादसे में 6 अरकान समेत जो अमले के अरकान थे 6, उस समेत 108 मुसाफिर हलाक हुए इस हादसे के अंदर। और आज ही के दिन 7 जनवरी साल 1890 में WB फारूस ने फाउंटेन पेन को पेटेंट कराया है। और आज ही के दिन 7 जनवरी साल 1714 में हेनरी मिल ने टाइपराइटर का पेटेंट कराया। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1928 में मशहूर स्ट्रेन प्ले राइटर और नावल निगार विजय तेंदुलकर की पैदाइश हुई थी। वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1927 में लंदन और न्यूयॉर्क के दरमियान टेलीफोन खदमात शुरू हुई। और आज ही के दिन 7 जनवरी साल 1944 में अमरीकी फिजाइया ने पहली जंगी जहाज बनाने का ऐलान किया। और आज ही के दिन साल 1953 में अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन ने हाइड्रोजन बम बनाने का ऐलान किया है। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 7 जनवरी को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया है। उसके साथ साथ ही अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। इससे पहले मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में हम हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद जाएं, कुछ खबरें आप तक पहुंचे। बैनुल-अक़वामी सतह पर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ एक जगहों से नुकसान की इतलात हैं, ज़रा उस तरफ चलेंगे। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ या खबरें शुरुआत में आप तक पहुंचेंगी। और बात इससे पहले उत्तर भारत की, क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर शुमाली भारत या फिर नेपाल के अंदर जब ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए तो दिल्ली, NCR, बिहार और मुख्तलिफ अजला के अंदर ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए जाने की इतलात मौसूल हुई। 6:35 के आसपास ज़ल्ज़ले के सबसे पहले झटके महसूस हुए। और अभी तक जब आपको हम अपडेट कर रहे हैं 8:41 के आसपास 2 घंटों में कहीं से भी किसी तरह के जानी और माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है।
ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 दर्ज की गई है। USGS के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल है। लोबोचे के अंदर 93 किलोमीटर दूर शुमाल मशरकी इलाके के अंदर ज़लज़ले के झटके सबसे ज़्यादा महसूस किए गए हैं। नेपाल से मकामी मीडिया के मुताबिक जुज़वी नुकसान की इतलात हैं, लेकिन इसका असर चूँकि बिहार काफ़ी करीब जोग्राफियाई एतबार से आता है। दिल्ली NCR के कई एक इलाकों में सुबह 6:36-37 के आसपास और इतलात के मुताबिक 15 मिनट के अंदर 3 बार यानी 6:35 से 6:50 तक बिहार, दिल्ली NCR या शुमाली भारत के बाकी इलाकों में भी सुबह सवेरे जमीन लरजी और 3 बार झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले के बायस लोग खौफजदा होकर घरों से बाहर भी कई एक इलाकों में निकल आए। घरों से पंखे झूलते हुए दिखाई दिए। जो तस्वीरें मुख्तलिफ इलाकों की आप तक पहुंच रही हैं, सुबह सुबह लोग जो गुरुद्वारों में, मनादिर में, मसाजिद का रुख कर रहे थे, वो लोग भी भागते हुए और अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जिसकी वजह से लोगों में खौफ व हिरास भी देखा गया। लेकिन अभी तक अच्छी बात यह है कि किसी तरह की जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। 6:35 पर एक, 6:37 पर दूसरा, 6:39 पर दूसरा तीसरा पटना, बिहार, दिल्ली, NCR और मुलक्का इलाकों के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और पंजाब के अंदर भी खबरें हैं कि पंजाब तक भी हल्के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जमीन के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स गर्दिश करती रहती हैं और जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तब कहा जाता है कि एक दूसरे के ऊपर ये प्लेट्स चली जाती है। साइंस भी इस हिसाब से इसको डिस्क्राइब करती है, उस वजह से ज़मीन हिलने लगती है और आम ज़ुबान में इसको ज़लज़ला, भूकंप या अर्थक्वेक कहते हैं। और रिक्टर स्केल पर 1 से 9 तक इसकी शिद्दत हो सकती है। अगर 7, 6:30, 8:30, 8:45 के आसपास हो तो ये तबाहकुन ज़लज़ला भी साबित होता है। आज महसूस किए गए ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 थी, जिसकी वजह से भारी नुकसान हो सकता है। इमारतें गिर सकती हैं, ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन फट सकती है। लेकिन बिहार से, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से, दिल्ली NCR से कहीं से भी किसी तरह की कोई नुकसान की फिलहाल इतला मौसूल नहीं हुई है, जिसका मतलब ये है कि फिलहाल सब कुछ ठीक है। लेकिन जो मकामी मीडिया नेपाल का रिपोर्ट कर रहा है, इन खबरों की अगर तस्दीक की जाए तो कंफर्म ये हो रहा है कि अभी तक 3 मुख्तलिफ मकामात पर लोग जख्मी हुए हैं। जुज़वी नुकसान की इतलात हैं, लेकिन चूंकि सरकारी सतह पर कोई बयान या सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से सिर्फ ये तफसीलात आना कि 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला हुआ है, मगर मज़ीद इसमें किसी तरह की कंफर्मेशन नहीं हुई है, जिसका मतलब ये है कि अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा 2 घंटों के दौरान। और ये एक मंदिर की तस्वीर है नेपाल के अंदर, जहाँ से नुकसान की खबर आई है, लेकिन कंफर्मेशन चूँकि ऑफिशियली होगी और उसके बाद जाकर मज़ीद इस पर कुछ कहा जा सकता है। इसके अलावा बात ज़रा एक और वायरस की करते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त रफ्ता रफ्ता ही सही लेकिन खौफ पैदा कर रहा है। भारत के अंदर भी एक एक करके केसेस का आना शुरू हुआ है और निस्फ दर्जन के आसपास ये तादाद पहुंच गई है। और इस वायरस ने अब तक गुज़श्ता 48 घंटों में 8 महीने के बच्चे, 75 साल की खातून और 9 साल के एक बच्चे को भी मुतासिर किया है। इस वायरस को HMPV वायरस का नाम दिया गया है। भारत के अंदर मरीजों की तादाद अभी तक बढ़कर 6 हो गई है, जिसमें कर्नाटक का बेंगलुरु है, गुजरात है, मगरबी बंगाल है, तमिलनाडु है, जहां केसेस की तस्दीक हुई है। लेकिन भारत सरकार का ऑफिशियल बयान या स्टेटमेंट या मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, जिसमें लोगों को घबराने के बजाय, डरने और खौफज़दा होने के बजाय सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है, ताकि कोरोना की तर्ज पर फैलने वाले इस वायरस से इस वक्त कम से कम बचा जा सके। चीन से कुछ हिस्सों से अभी तक इतलात यह है कि सैकड़ों की तादाद में केसेस पहुंच गए हैं। जर्मनी से 2 केसेस की तस्दीक हुई है, मलेशिया से 3 केसेस की तस्दीक हुई है। लेकिन भारत चीन के बाद दूसरा ऐसा मुल्क बना है जहां पर अब तक 6 केसेस, कर्नाटक, गुजरात, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, जहां कहीं पर 2, कहीं पर 3, कहीं पर 1 केसेस अभी तक कुछ सामने आए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से बात करेंगे हम, कल ये पहला मामला सामने आया था, जहां पर ये बेंगलुरु के अंदर पहला मामला सामने आया था, जिसमें से 8 माह का बच्चा शामिल है। और उसके साथ साथ ही उसके बाद ही गुजरात के अंदर भी ये मामले सामने हैं, जिसमें से 2 माह का बच्चा, जो कम उम्र बच्चा इस वायरस का शिकार हुआ है, यानी कि मेटान्यूमो वायरस, जिसे ह्यूमन मेटान्यूमा वायरस भी कहा जाता है। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कल, यानी कि ये मामले जो है अब 6 पहुंच चुकी है उनकी तादाद। चीन के बाद अब भारत के अंदर भी इस वायरस ने दस्तक दी है और अब तक 6 मामले सामने आए हैं। और हुकूमत की जानिब से, जो मरकज़ी वजारत सेहत है, उनकी जानिब से लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। घबराने की, उन्होंने कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तिबी माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका भी यही मानना है कि ये इतना
जो इसमें मोर्टेलिटी रेट है उसमें इतनी नहीं है। अगर आप एहतियात बरतते हैं तो शायद ये वायरस फैलना बंद होगा, क्योंकि ये वायरस जो फैलता है अगर आप मास्क पहनेंगे, क्योंकि ये एक विंटर्स में यानी कि आज का जो मौसम है इसमें ज़्यादातर ये फैलता है वायरस। अगर आप एहतियात करें, एक तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए, और इसकी जो अलामात है वो आम जो नज़ला ज़ुकाम होता है एक शख्स के अंदर उसी तरह की जो अलामात इसमें पाए जाते हैं, इसलिए आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर कोई इस वायरस में मुब्तला होता है तो उससे एहतियात करने की ज़रूरत है। उसे दीगर जो अफराद खाना है उनके साथ उठने बहने में परहेज़ करना होगा, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ जो हाथ मुंह वो ढके रहना और हाथ साफ करना, ये डॉक्टर्स की जानिब से इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। लेकिन जो खबर है, भारत के अंदर भी 6 मामले अब इस वायरस के सामने आए हैं, जिसमें से कर्नाटक और उसके साथ साथ ही गुजरात के अंदर भी, बेंगलुरु के अंदर भी ये 6 मामले जो है, जिसमें से एक 2 माह का बच्चा भी शामिल है। चलिए, फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर हुकूमती सतह पर भी इकदाम किए जा रहे हैं ताकि मजीद केसेस आने से या इस वायरस के फैलाव से बचा जा सके। वजारत सेहत, बिलखुसूस भारत सरकार की वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया। तमाम स्टेट्स और यूटीज़ को मुतहरिक रहने के लिए कहा गया है ताकि किसी भी तरीके से ख़तरनाक सूरत हाल से बचा जा सके। इससे पहले मकामी खबरों की तरफ आए, बात ज़रा सिफारती ताल्लुकात की भी कर लेते हैं, क्योंकि भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात बेहतर अभी हुए नहीं थे कि कनाडा के अंदर लोगों को, बिलखुसूस लिबरल्स को, एक बड़ा झटका लगा और इन सब के बीच में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो मुस्ताफ़ी हो गए एक तवील मुद्दत के बाद, जहां पर यह कहा जा रहा था कि शायद उनका इक़्तिदार छोड़ना ही हो सकता है कि बेहतरी इसी में हो कनाडा के लिए, और बिलाखिर उन्होंने वैसा ही किया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। ये फैसला अपनी हुकूमत और ज़ाती तौर पर तनकीद के दरमियान जस्टिन ट्रूडो की तरफ से लिया गया। आप सब जानते हैं भारत के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़श्ता कुछ महीनों से ठीक नहीं थे और ट्रूडो ने अपने इस्तीफ़े का ऐलान कौम से खिताब के दौरान किया। उनके मुताबिक उन्होंने अपनी लिबरल पार्टी के सदर से कहा कि वो नई लीडर का इंतखाब का अमल शुरू करें, और जस्टिन ट्रूडो ने हुक्मरान लिबरल जमात के सरबराह के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। 53 साला जस्टिन ट्रूडो जो पीर को आखिरी दिन दफ्तर में नजर आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने खिताब किया और पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफ़ा देने का इरादा उनके मुताबिक वो रखते हैं और पार्टी नए रहनुमा का इंतखाब करे। जस्टिन ट्रूडो 11 साल लिबरल पार्टी के रहनुमा रहे, 9 साल वज़ीर आज़म रहे। उनके डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ धमकियाँ थी वहाँ से लेकर अहम तरीन मुआवनीन के इस्तीफ़ों और रायमा की जायज़ों तक कई बहरानों का भी उनको सामना करना पड़ा। और अपने खिताब में उन्होंने कहा है, ये मुल्क अगले इंतखाबात में हकीकी इंतखाबात का हकदार है। मुझ पर यह वाज़ेह होगा कि अगर मुझे अंदरूनी लड़ाई लड़नी है तो मैं इस इंतखाब में बेहतर इंतखाब नहीं हो सकूंगा। साथ साथ एक नया वज़ीर आज़म और लिबरल पार्टी का रहनुमा अगले इंतखाबात में अपने इक़दार और नज़रियात लेकर उनके मुताबिक जाएगा। मैं आने वाले महीनों में इस अमल को देखने का मुंतज़र होऊंगा, इसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आप सब ये भी जानते हैं कि कनाडा के अंदर जहां खालिस्तानी एक फैक्टर भी रहता है, मुसलसल इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि कनाडा के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो खालिस्तानी हिमायत याफ्ता हैं और उन तमाम लोगों की तरफ से भारत सरकार या भारतीय शहरियों के कत्ल की साजिशें या भारत के ख़िलाफ़ या भारतीय सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ ख़तरा बनने के लिए इक़दाम होते हैं। ये सारे इल्ज़ामात अब तक लगते रहे और नजर के कत्ल के बाद आप सब जानते हैं कनाडा और भारत में दूरियां हुई। भारत ने सबूत मांगे और कनाडा की तरफ से अभी तक वो शवाहिद पेश नहीं किए गए। ये भी कहा जाता था कि जस्टिन ट्रूडो पर काफ़ी दबाव शायद खालिस्तानी रहनुमाओं का है या खालिस्तानी हिमायत याफ्ता लीडरान का है। वो लीडरशिप शायद उनको मजबूर कर रही है भारत के साथ ताल्लुकात ज़्यादा ठीक ना रहे और तातुल के बीच मिलाकर उन्होंने कुर्सी छोड़ने का फैसला किया। तो इस सारी सूरत हाल के बीच दुनिया के अंदर बड़ा कुछ इस वक्त घट रहा है, कहीं पर वायरस, कहीं पर तब्दीलियां, सीरिया के अंदर जो कुछ है वो भी आपके सामने, मुलाकातों का एक दौर चल रहा है। नई हुकूमत इस वक्त स्टेबल होने की कोशिश कर रही है मशरक़ी वस्ता के एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर गुज़श्ता 15 दहाइयों के दौरान जुल्म, तशद्दुद या बर्बरियत का एक दौर ख़त्म हुआ बशर अल असद के जाने के बाद। और दूसरी बात ये कि गज़ा के अंदर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक, 28 लोगों की शहादत गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान हुई है। और इसके अलावा 20 तारीख को अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप 47वें सदर के तौर पर ओहदे और राजदारी का हल्फ भी लेंगे। उससे पहले ये सारी तब्दीलियाँ मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। लेकिन भारत और कनाडा अभी ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सके। एक दूसरे पर बयानात, इल्ज़ामात के बीच जस्टिन ट्रूडो 11 साल लिबरल पार्टी के सरबराह और 9 साल वज़ीर आज़म रहने के बाद बिलाखिर
मुस्ताफी हो गए हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है, जिसके बाद कनाडा शायद मजीद बहरान की तरफ जाए, इस तरह का इशारा मिल रहा है। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं आगे, बात जरा जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से जी नाजरीन, जहां पर गुज़श्ता रोज़ भी जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम है काफ़ी सर्द मौसम रहा है, लेकिन आज सुबह की अगर हम बात करेंगे तो कोहरा धुंध आज अल सुबह ही जम्मू के साथ साथ ही वादी कश्मीर के अंदर भी आपको नजर आ रहा है। आपको बताते चले, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, सनत की कायमा कमेटी के लिए अरकान जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि स्टेक होल्डर्स के साथ आज वो मशावरात तय करेंगे। 19 पार्लियामेंटेरियंस जो स्टैंडिंग कमेटी हैं उनकी जानिब से वो श्रीनगर आज उनका दौरा होगा। सनत की कायमा कमेटी के अरकान के साथ ही 6 अफसरान के साथ और जम्मू कश्मीर का उनका आज आमद है और स्टेक होल्डर्स के साथ वो आज बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, मशावरात करेंगे। 19 अरकान पार्लियामेंट वो श्रीनगर आज पहुंच गए हैं और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि सनत की कायमा कमेटी के साथ उनके मशावरात हैं। श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वो बातचीत करेंगे। 19 जो पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान हैं वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जिनमें से 6 अफसरान शामिल हैं, वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं और आज वो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे। इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी मामलात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन मामलों पर मशावरात के बाद ही वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही उसे वो हुकूमत के सामने रखेंगे। आपको बताते चले कि 19 पार्लियामेंटेरियंस की जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, वो श्रीनगर, जिनमें से 6 अफसरान भी शामिल हैं, वो आज श्रीनगर के अंदर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगे। ये श्रीनगर के एक निजी होटल में उन का क़याम होगा और उसके साथ साथ ही मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से वो, जिनमें से कुछ जो सनतकार हैं, उनके साथ भी वो बातचीत करेंगी। तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर अपने नुमाइंदे इमरान नायकू के पास चलते हैं। इमरान, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात हैं इसमें? देखिए, ये जो पार्लियामेंटेरियन स्टैंडिंग कमेटी श्रीनगर कल शाम को पहुंची है, इसकी सरकारी स्तर पर भी शाम को ही तस्दीक हुई और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से हमने बात भी की शाम को भी, और ऐसे अभी कुछ देर पहले भी, जो श्रीनगर के ताज विवंता होटल में ठहरे हैं। और आज करीबन सुबह 10:30 बजे इनके साथ जो यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनके साथ मीटिंग होगी और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं और ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी तकरीबन 5 से 6 जो अफसरान हैं वो भी इस कमेटी के साथ मौजूद है, यहाँ श्रीनगर वारिद हुए हैं। तो कुल मिला के इस कमेटी का या इस पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन का यहाँ आने का मकसद ये है कि यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन करना, ताकि ये पता करना कि इस वक्त जमीनी स्तर पर इंडस्ट्रीज से वाबस्ता कौन से हालात है, क्या चैलेंजेस है जो इस वक्त इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जो है वो फेस कर रही है। जैसा कि हम भी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद एक बहुत बड़ा यहाँ पे पॉलिसी तरतीब दी गई थी 28,400 करोड़ रुपए की, और उसके बाद ये बताया जा रहा था कि एक नई जो है सिमत की तरफ यहाँ का जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो जाएगा। हालांकि अभी उस पर काम चल रहा है और बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पे काम जो किया है, लेकिन कुल मिला के कौन से अभी चैलेंजेस है और कहाँ कहाँ पे लूप होल्स को कैसे दूर किया जाएगा, स्टेक होल्डर्स या यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो एक ब्रीफ करेंगे, एक प्रेजेंटेशन देंगे इस कमेटी के सामने और ये बताएंगे कि एक तो चेंजेस क्या हुई है, दूसरा ये कि कौन से अभी भी चैलेंजेस है जो फेस कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे जरूरत है मजीद इस इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा देने। इमरान नायकू, क्या सनदी पॉलिसी के हवाले से हुकूमत की तरफ से भी कोई आज डिटेल प्रेजेंटेशन इनके सामने होंगी, नंबर 1, और नंबर 2, क्या कोई तब्लीग या कोई मकतूब रवाना हुआ है, कौन कौन से लोग हैं जिनको शमूलियत के लिए आज मदऊ किया गया है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू 10:30 बजे ताज विवंता पहुंच रहे हैं, जहां पे इनके साथ ये मुलाकात होगी। साथ साथ अभी कुछ देर पहले मैंने इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ भी बात की और उन्होंने कहा कि उन्हें कल ही
हुकूमत की तरफ से मकतूब भेजा गया, कम्युनिकेशन दी गई है, इनविटेशन मिला है और सुबह 10 बजे वो वहां पे पहुंच रहे हैं और उनका ये कहना है कि एक इंटरेक्शन सेशन होगा। लेकिन एक तो इंटरेक्शन सेशन होगा ही होगा, लेकिन जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि कुल मिला के 2019 के बाद जो इंडस्ट्री सेक्टर का यहाँ पे जो स्टेटस है उस पे तबादला ख्याल किया जाएगा। एक तो यहाँ की सरकार से भी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ली जाएगी, एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन या एक डिटेल्ड खाका भी सरकार जो है वो कमेटी का सामने पेश करेगा। दूसरा ये कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है यहाँ के या चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो भी कमेटी के सामने अपने मसाइल रखेंगे, यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज को वो सामने रखे जाएंगे। और ये जो पॉलिसी जिसका आपने भी जिक्र किया 2021-22 में जो यहाँ पे अप्रूव की गई थी 28,400 करोड़ रुपए की, तो उसकी भी एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट इस कमेटी को प्रोवाइड करेगी। कमेटी के 19 अरकान वादी कश्मीर वारिद हुए हैं। मुलाकातों का सिलसिला और 10:30 बजे के बाद आज जो भी अपडेट आप तक पहुंचाना होगा मुसलसल श्रीनगर से आप तक पहुंचता रहेगा। 6 अफसरान के साथ ये सनद की कमेटी के जो अरकान हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और दरपेश चैलेंजेस बिलखुसूस सनद से वाबस्ता अफराद को या लोगों को इस वक्त है उनको दूर करने और चैलेंजेस से आगे निकलकर रास्ता तलाश करने की कोशिश होगी। कम से कम खित्ते के अंदर बाद में जाकर परेशानियां या दिक्कतें या मुसीबतें ना आए। 9 बज रहे हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के फौरन बाद मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मजीद कुछ हुकूमत के फैसले और सियासी जमातों की जानिब से तैयारियां। एक ऐसा इलाका जहां पर सीट छोड़ी गई, दूसरी जगह सीट खाली हुई, इन दोनों एरियाज को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। किन इलाकों के अंदर, किस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार। हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुलाकात आपकी खास मेहमान से भी करवाएंगे ब्रेक के उस पार। बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाजरीन अफजलाबाद है। जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं। जम्मू कश्मीर के मौसम के अंदर अगरचे सर्दी बरकरार है, लेकिन सुबह सुबह गहरे धुंध और कोहरे की वजह से भी आम जिंदगी मुतासर हो रही है। ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है और कई एक इलाकों के अंदर महकमे मौसमियात और दीगर
जो हुकाम है उनकी जानिब से भी कुछ एडवाइजरी जारी कर दी गई हैं। उसमें से शुमाली कश्मीर का बांडीपुरा इलाका, वहाँ पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई हैं कि जो दूर दराज जो पहाड़ी इलाके पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए नकल मकानी करने को हवाले से गुरेज करने को कहा गया है कि वो वहाँ पर घूमने फिरने से परहेज़ करें, क्योंकि जो हुकाम है ज़िला इंतज़ामिया बांडीपुरा है उनकी जानिब से एक एवलांच वार्निंग जारी कर दी गई है और लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील की गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर वादी कश्मीर के अंदर हालिया जो ताज़ा बर्फबारी हुई है उसके बाद ही वादी के अंदर अभी भी सर्दी बरकरार है और जिले कलान के तेवर सख्त हो रहे हैं। मुख्तलिफ अजला के अंदर बर्फानी तूदे गिरने की वार्निंग जारी कर दी गई है और साथ ही साथ सुबह सुबह जो धुंध और कोहरा है उसकी वजह से जो हवाई राब्ता है, फ़िज़ाई सर्विसें श्रीनगर हवाई अड्डे पर कहीं ना कहीं सुबह के औकात के दौरान मुतासर हो रही हैं। और उसके साथ साथ भी आज जम्मू के अंदर भी सुबह सुबह कोहरे और धुंध की वजह से भी जो ट्रैफिक की आमद रफ्ता है वो कहीं ना कहीं मुतासर नज़र आ रही है। और श्रीनगर के अंदर कल भी जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो कुछ फ्लाइटें ताख़ीर का शिकार हुई थी, बाद में सभी परवाजें जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो दोबारा से। और ये गौहर 7:30 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं जम्मू शहर की जी, जहां ज़मीनी और फ़िज़ाई रवाबित बहुत हद तक बहाल हुए थे, चीज़ें ठीक की गई थी, लेकिन सुबह कोहरे और घनी धुंध के सबब सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और शहर के अंदर शायद लाइट्स के बिना 8 बजे तक, 8:15 बजे तक चलना इंतहाई मुश्किल या दुश्वार नजर आ रहा है। ये जम्मू की तस्वीरें, दूसरी दीगर मकामात की भी तस्वीर, मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदे भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के अंदर जहाँ बर्फ़ गुज़श्ता 48 घंटों में पड़ी है, उन इलाकों के अंदर एवलांच या बर्फानी तोदे गिरने का खतरा है। वार्निंग जारी की गई हैं, लोग एहतियात बरतें, इसके लिए पहले से अवेयर किया गया। दूसरी तरफ बिजली और पानी सप्लाई के मुतासिर होने की खबरें जिन जिन इलाकों में थी, तो पीडीडी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि तमाम इलाकों के अंदर जहां पर कहीं अगर फीडर खराब हुआ था, ट्रांसफार्मर्स खराब हुए थे या तरसीली लाइनें कहीं पर मुतासिर हुई थी, तो तमाम इलाकों के अंदर बिजली सप्लाई रात देर गए तक बहाल कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर जहां मौसम की बात कर रहे हैं तो मौसम के हवाले से सुबह सुबह जो चिले कलान के तेवर हैं वो साफ नज़र आ रहे हैं। अगरचे महकमे मौसमियात की जानिब से जो एक और पेशगोई की गई है जहां पर माना जाता है कि 10 और 11 जनवरी को एक और जो बर्फ़ का स्नोफॉल का स्पेल होगा वो बाज़ाब्ता तौर पर दिखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल वादी कश्मीर के अंदर मौसम काफ़ी ठंडा है, सर्द जो लहर है वो बरकरार है। तफसीलात के लिए सीधा हम पहले अपने नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जुड़ने के लिए। मौसम के हवाले से अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर और वादी कश्मीर के अंदर इस वक्त किस तरह का मौसम है और सुबह सुबह श्रीनगर हवाई अड्डे से क्या कुछ तफसीलात फराहम हो रही है? देखिए गौर, जहां तक मौसम को लेकर मैं बात करूंगा तो मौसम के साथ साथ मौसम के मामलात है। फिलहाल बर्फबारी का सिलसिला कल से ही थम चुका है, मगर इसके साथ साथ जैसे कल हमने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है डॉक्टर मुख्तार से मैंने बात की थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि आने वाले दिनों में अब क्या पेशन गोई रहेगी डेंस फॉग को लेकर या क्लाइमेट में क्या चेंजेस रहेंगे, रेनफॉल का क्या मामला रहेगा। उनका मानना था कि अभी आज से यानी आज से डेंस फॉग जो है वो 10 तारीख तक बढ़ सकता है और ठंड भी बढ़ सकती है। जबकि हमने देखा कि बर्फबारी रही और बर्फबारी के साथ साथ जो है काफी जगहों पर जो है हाई रीचेस को लेकर मैदानी इलाकों पर जो है बर्फीला मौसम जुड़ा। मगर अब आज से 10 तारीख तक डेंस फॉग रह सकता है, ठंड बढ़ सकती है। मगर 10 के बाद यानी 11 से 12 तारीख तक, जी हाँ, दोबारा से फीबल वेस्टर्न डब्ल्यू डिस्टर्बेंस जो है वो दोबारा से हिट करेगा, इंपैक्ट करेगा प्लेन्स एज वेल एज हाई रीचेस को लेकर। यानी वो इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं होगी, हेवी नहीं होगी जितनी लास्ट टाइम हुई थी या कल जिस तरीके से बर्फबारी हुई है। हाँ, हल्की फुल्की बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी हो सकती है। जम्मू में इसका इंपैक्ट जो है वो बारिशों के साथ भी जुड़ेगा। और हाई रीचेस पर तो पता ही आपको कि वहाँ बर्फबारी होती है। एवलांच के ऐसे कुछ खतरात नहीं है, मगर हाँ एहतियात बरतना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जहां तक फिसलन का ताल्लुक है, जब आप बर्फबारी देखते हैं या बर्फबारी होती है उसके बाद हाई रीचेस पर फिसलन भी रहती है, जिस पर एडवाइजरी वगैरह भी जारी की जाती है। यानी अगर आप ट्रैवल करते हैं फ्लाइट ऑपरेशंस पर और टनल के उस तरफ नेशनल हाईवे के हवाले से भी अपडेट कर दीजिएगा। अगर किसी ने आज सफर करना है, ट्रैवलिंग का प्लान बनाना है,
तो क्या करने की सुबह सुबह जरूरत है? फ्लाइट ऑपरेशंस के ताल्लुक से क्या इतलात हैं? आसिफ साहब, जहां तक सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फ्लाइट ऑपरेशंस को लेकर। देखिए, फ्लाइट ऑपरेशंस के साथ मुकम्मल तौर पर हमने देखा इन दिनों सुबह 10 बजे तक जो है फ्लाइट आ नहीं पा रही है। उसकी वजह यह है कि देखा जाए तो रनवे तो क्लियर है, रनवे तो कल से ही क्लियर कर दी थी, मगर जब तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है, विजिबिलिटी का एक लेवल क्लियर नहीं होता है 100 मीटर से लेकर 800 मीटर तक, तब तक किसी भी जहाज को यहाँ पर आने जाने की इजाजत नहीं दी जाती। हाँ, अब जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि सुबह सुबह उतनी ज्यादा धुंध नहीं है, उतना कोहरा नहीं है, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्लियर विजिबिलिटी की वजह से कुछ परवाजें जो है सुबह सुबह आ जा सकती है, मगर 10 बजे के बाद ही ऑपरेशन मेन जो है एयरलाइंस का शुरू हो जाता है। रही बात नेशनल हाईवे के अपडेट को लेकर, तो हमने देखा कि अभी गाड़ियां जो है, माल बरदार गाड़ियां वो आ जा रही है, टूरिस्ट टैक्सी कैब जो सर्विस है वो भी चल रही है, प्राइवेट व्हीकल्स भी। और इसके साथ साथ कल से हमने देखा कि मैकेनिकल इंजीनियर वर्क्स ने जो स्नो क्लियरेंस मशीन्स लगाई थी, सड़कों से बर्फ हटाया था इंटरनल आउटरनल रोड्स को लेकर, तो ये सिस्टम जो है अभी चल रहा है। अब आने वाले दिनों में जो 11 और 12 को लेकर जो वेहिकल डिस्टर्बेंस की बात की जा रही है, देखना होगा कि वो कितनी इंपैक्टफुल होगी, उसका असर तकरीबन एक हफ्ते के बाद बर्फबारी का एक और मरहला जिससे हमें गुजरना होगा। बहुत शुक्रिया इरफान तफसीलात फराहम करने के लिए। इशफाक भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीर मुजफ्फर के पास भी चलेंगे, आरिफ वहीद भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात कर रहे हैं, जहां पर अब जो श्रीनगर से अभी जो ताज़ा अपडेट हैं कि फ़िलहाल श्रीनगर के अंदर धुंध और कोहरा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह से अब माना जाता है कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो मामूल के मुताबिक काम चलेगा वहाँ पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर। लेकिन जो अभी तक इतलात मौसूल हो रही है ज़राए के हवाले से कि वहाँ पर अभी तक किसी फ़्लाइट की जानिब से कोई टेक ऑफ या उन्होंने लैंड नहीं किया है, लेकिन 10 बजे के बाद ही माना जाता है कि फ़्लाइट ऑपरेशन से अपना कामकाज है, ऑपरेशन है वो शुरू हो सकता है। लेकिन सर्दी बरकरार है। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि 11 और 12 के दौरान एक और स्पेल जम्मू कश्मीर के अंदर आ सकता है। स्नोफॉल, हल्की बर्फबारी और उसके साथ बारिशों का भी इम्कान है। मौसम के बाद चूंकि अभी आप सुबह सुबह अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो नेशनल हाईवे फिलहाल इस वक्त ट्रैफिक थ्रू है अभी तक की जानकारी के मुताबिक। दूसरी तरफ आप देखेंगे मुगल रोड फिलहाल बंद है, सिंथन टॉप का रास्ता बंद है। नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर राजदान टॉप या फिर टंगधार और करना जाने वाली सड़कें जिन पर मुकम्मल तौर पर बहाली का काम तो किया गया, लेकिन सुबह सुबह फिसलन की वजह से और मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा, चूँकि माइनस टेम्परेचर है। प्रोग्राम के एंड में ज़रूर आप तक दोबारा तफसीलात पहुँचेंगी किस इलाके के अंदर सुबह तक या रात का कम से कम दर्जा हरारत या मिनिमम टेम्परेचर क्या था, वो आप तक ज़रूर डिटेल्स पहुँचेंगी। लेकिन बात ज़रा कुछ सियासी मामलात की भी कर लेते हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी जगह तंजीमों को बेहतर करने, ढांचों को मजबूत या मुनज़्ज़म करने और आइंदा की तैयारियां या हिकमत अमली, इसी साल चूँकि पंचायती इंतखाबात की तरफ भी जाना है, BDCs के इंतखाबात भी होने हैं और हो सकता है कि दोनों इकट्ठे हों और कुछ एक जगहों पर इंतखाबात अभी 1-2 सीटें ऐसी जहां पर होने हैं। इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप का इजलास मुनक्किद हुआ है और इस इजलास में जहाँ जिम्मेदारियाँ भी तफवीज़ की गई, वहीं पर इस इजलास में तंजीमी उमूर पर तबादला ख्याल करने के साथ साथ आइंदा की हिकमत अमली तरतीब दी गई। इतलात के मुताबिक और जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कंफर्मेशन हुई उसमें ये तस्दीक की गई कि दिव्यानी राणा, जो देवेंद्र सिंह राणा 31 अक्टूबर को इस दुनिया से चल बसे थे, उनकी बेटी को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस हैं 15 तारीख से पहले JP नड्डा ने चूंकि डायरेक्शंस दी थी तमाम स्टेट्स और यूटीज़ के अंदर, जिनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था, पार्टी में जितने भी इंतखाबात करने थे, जो नए ओहदों पर लोग आने थे, उन जिम्मेदारियों को 15 तारीख से पहले कंप्लीट किया जाए। एक तो उसका रिव्यू लिया गया, दूसरा जहां पार्टी के सीनियर लीडरान, जिसमें पार्टी के मौजूदा सदर यूनियन टेरिटरी के सत शर्मा मौजूद थे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी और इंचार्ज यूनियन टेरिटरी के तरुण चुग कोर ग्रुप के इस इजलास का हिस्सा बने। और मेंबरशिप ड्राइव जो इस वक्त पार्टी की जानिब से चल रही है, मंडल लेवल पर इलेक्शन जनवरी 9 से पहले इस पूरे मुल्क को कंप्लीट किया जाए, इस ताल्लुक से बात हुई। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो इलेक्शंस हैं वो 16 जनवरी से पहले ज़िला सदूर के इंतखाबात का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाए, इस ताल्लुक से ख़बरें बात हुई है। और मुख्तलिफ अजला के अंदर जहाँ पर पार्टी की शिकायतें रहती हैं, तंजीमी मामलात होते हैं,
तफसीली तबादला ख्याल इस ताल्लुक से किया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स 40 से 60 साल की उम्र के होने चाहिए, मंडल प्रेसिडेंट 35 से 45 साल हाईकमांड के डिसीजन के मुताबिक, और कम से कम इस उम्र के या जो 35, 45 और 40, 60 का जो क्राइटेरिया रखा गया है, इसमें मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर ये है कि नए लोगों को आने का मौका मिले। पार्टी इसके पीछे ये भी एक जो है वो तर्क दे रही है। वहीं ज़रा ये बताते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मेंबरशिप जो है वो 8.5 लाख तक जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच गई है। 1.5 लाख के आसपास ऑफलाइन मेंबर्स भी ज्वाइन कर चुके हैं और मेंबरशिप ड्राइव यूनियन टेरिटरी में नवंबर 6, 2024 को शुरू की गई थी, आज के वक्त में भी जारी है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, अशोक कौल जनरल सेक्रेटरीज जिनमें डॉक्टर DK मनियाल, विबोध गुप्ता, MLA डोडा वेस्ट और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट शक्तिराज परिहार और साबिक जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला कुविंदर गुप्ता, साबिक सदर पार्टी के यूनियन टेरिटरी के रविंद्र रैना, चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर द्रक्षांद्रा भी, चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी, इसके अलावा GL रैना और बाकी तमाम लोग भी इस कोर ग्रुप के इजलास में शामिल थे। MP जुगल किशोर भी इजलास में तबादला ख्याल के लिए पहुंचे थे और इन सब के बीच में आप सब जानते हैं कि पार्टी के नए प्रवक्ता भी बने हैं, स्पोक्स पर्सन भी बने हैं और दिव्यानी राणा जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अब तक आप देख रहे थे काम उनके एक्सपीरियंस से भी फ़ायदा उठाकर कर रही थी, पार्टी में काफ़ी वक्त से एक्टिव थी। कल पार्टी के दीगर लीडरान की मौजूदगी में उनको जो है वो पार्टी ने नई जिम्मेदारी दी है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वालिद के जाने के बाद उन्होंने मुसलसल सरगर्मियाँ जारी रखी हैं। बड़ी बेटी हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह राणा की 31 अक्टूबर 2024 को उनका इंतकाल हुआ था। 59 साल की उम्र में वो चल बसे थे और नगरोटा से MLA थे, एक वसी मार्जिन के साथ वहाँ से कामयाब भी होकर आए थे। तो तवक्को ये भी की जा रही है कि शायद उनकी बेटी ही आगे ये जिम्मेदारी संभालेगी। कोर ग्रुप के इजलास में मजीद क्या हुआ है, शिल्पा शर्मा हमारे साथ हैं। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, इस इजलास के बाद क्या बुनियादी मकसद या उद्देश्य ये था कि जो पार्टी के इलेक्शंस 9 और 16 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मंडल इलेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, या कुछ और अगराज़ व मकासद भी थे? पार्टी बाकी तैयारियों में भी आज से जुट गई हैं क्योंकि इसी साल 2025 में सबकी नज़रें पंचायत इलेक्शंस पर भी हैं। उसके बाद मार्च अप्रैल के बाद DDCs के इलेक्शंस पर भी पार्टी के अंदर भी काफ़ी बदलाव की उम्मीदें की जा रही हैं। बाकी लोकल लेवल पर पार्टी के इलेक्शंस, ये सारे मामला थे या आउट ऑफ द फ्रेम भी कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस हुई कोर ग्रुप की मीटिंग में? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये कोर ग्रुप की बैठक हुई और इस बैठक में ऑर्गेनाइजेशन चुनाव और साथ ही साथ जो आपको बता दें कि जिस प्रकार से मेंबरशिप को लेकर जो है ये चर्चा की गई कि किस प्रकार से जो है वो और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में जो है वो मेंबर को जो है वो इंक्लूड किया जाए, एड ऑन जो है वो किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से आपने कहा कि मंडल स्तर की जो चुनाव है उसे 9 जनवरी तक पूरा करने की बात कही गई है। जिला स्तर के जो चुनाव है उसको लेकर जो है वो 16 जनवरी तक पूरा करने की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। और साथ ही साथ बैठक में जो है वो पार्टी में संबोधित मंडल और जिला अध्यक्ष की सूची पर जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को जांच के लिए जो है वो सौंपा जा चुका है। और साथ ही साथ नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जो इस बैठक में मौजूद रहे, उन्होंने ये साफ तौर पर जो है वो हिदायत दी है कि हाईकमान के द्वारा जो यानी कि जो यहाँ पर क्राइटेरिया सेट किया गया है कि जो मंडल अध्यक्ष की आयु है और साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष की आयु है वो क्या कुछ होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मंडल अध्यक्ष की जो हाईकमान से फैसला है कि मंडल अध्यक्ष की आयु जो है वो 35 से 40 वर्ष होनी चाहिए और साथ ही साथ जिला अध्यक्ष की आयु जो है वो 40 से 60 वर्ष यहाँ पर जो है वो बताई गई है। देखिए पार्टी सूत्रों की अगर हम बात करें तो पूरे देश में जहाँ पर यूटी और राज्य अध्यक्ष के चुनाव के बाद जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी होने की बात यहाँ पर जो है वो कही गई है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन चुनाव को लेकर और साथ ही साथ मेंबरशिप को लेकर यहाँ पर जो है वो चर्चा की गई कि किस प्रकार से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चुनाव होंगे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार से जो है वो और से ज्यादा जो है वो मेंबर को इंक्लूड किया जाए। क्योंकि अभी तक हम बात करें तो 8.5 लाख जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है वो सदस्य जुड़ चुके हैं और इसको और भी आगे जो है वो बढ़ाने की यहाँ पर जो है वो चर्चा की गई। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि पार्टी में नई जिम्मेदारियां, अभी तो हम देख रहे थे उतने बड़े पैमाने पर बदलाव नहीं हुए। विद इन पार्टी लोग बताते हैं कि बड़े पैमाने पर बदलाव डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकते हैं, नए लोगों को मौका देने की कोशिश है और एज लिमिट भी इस सिलसिले में एक तय कर दी गई है। तो बदलाव या प्रक्रिया इस तरह की कोई हम देखेंगे या एक्सपेक्ट करें? विभिन्न इलाकों के अंदर अलग अलग एरियाज में पंचायत और BDC चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पार्टी कोई ज्यादा बदलाव या एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाएगी?
देखिए संभावना हो सकती है कि बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्राइटेरिया सेट किया गया है कि इनकी अध्यक्ष की आयु जो है वो इतनी होनी चाहिए, जिला स्तर के आयु अध्यक्ष की आयु जो है वो इतनी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा सकती है कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, ऑर्गेनाइजेशन चुनाव होंगे, तो वहां पर बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से थी। अभी इसके बाद आप देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से भी बैक टू बैक मीटिंग्स होनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अपनी जगह कर रही है, सरकार में भी है, दोनों तरफ मामलात हैं। और खबर है कि कांग्रेस की भी विद इन डेज लिस्ट आने वाली है। दिल्ली से हाईकमान से मंजूरी के बाद बहुत सारे लीडरान के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि 17 सितंबर, उसके बाद 25 सितंबर, 1 अक्टूबर 2024 को जो इंतखाबात हुए, 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स आए। उन रिजल्ट्स में अलग अलग जगहों पर पार्टी की ख़राब परफॉर्मेंस पर मुसलसल वो कमेटी जिसको 1 महीने का वक्त दिया गया था, उस कमेटी ने अपना काम कर लिया है। डिटेल रिपोर्ट्स तैयार हुई, दिल्ली गई, और दिल्ली से खबर यह है कि पार्टी सदर तारिक हमीद कर्रा को आइंदा कुछ दिनों में वो तमाम तफसीलात दे दी जाएंगी जिन लीडरान के खिलाफ कहीं शिकायतें थी, टिकट बंटवारे को लेकर जो एक तातुल था विद इन पार्टी जिसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। क्यों कांग्रेस महज 6 सीटों तक सिमट गई, इसका अंदाज़ा सूरत हाल को देखकर लगाया जाना था। और उस कमेटी ने क्या कुछ लिखा है आइंदा दिनों में आप देखेंगे, वहां पर भी बहुत सारे लोगों पर एक्शन होता हुआ शायद आपको दिखाई देगा। जी गौहर। चलिए नाजरीन, जहां हम सियासत की बात कर रहे हैं तो सियासत के हवाले से एक और बड़ी और अहम खबर बात हम कर रहे हैं। 2 सीटों पर जो खाली हुई थी उन पर इंतखाबात बहुत जल्द होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बहुत जल्द इस पर ऐलान जो है वो मुतवक्का है। बात हम बडगाम और नगरोटा सीट की कर रहे हैं। दोनों सीटों पर जो खाली हुई थी, बडगाम की अगर हम बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला की जानिब से जहाँ उन्होंने 2 सीटों पर जीत दर्ज की, एक तो गांदरबल और उसके साथ साथ ही बडगाम सीट पर, जिसके बाद ही उन्होंने बडगाम सीट छोड़कर ऐलान किया था कि वो सिर्फ गांदरबल सीट के हवाले से। और दूसरी जो नगरोटा की अगर हम बात करेंगे तो जहां पर डॉक्टर दविंदर सिंह राणा का इंतकाल हुआ और इंतकाल होने के बाद वो सीट खाली हुई। और इन दोनों सीटों पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बहुत जल्द ऐलान जो है वो किया जा सकता है। माना जाता है कि इस माह के आखिरी हफ्ते के दौरान या रवा हफ्ता जो इस वक्त चल रहा है इसमें ऐलान हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से। लेकिन जो इलेक्शन होना है वो माना जाता है कि फेब के आखिरी हफ्ते या दूसरे हफ्ते में ऐलान हो सकता है। उस हवाले से इंतखाबात हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो 2 सीटें हैं, नगरोटा सीट और उसके साथ साथ ही बडगाम सीट, जहां पर बडगाम के अंदर उमर अब्दुल्ला ने छोड़कर और उसके साथ साथ ही वो सीट खाली हुई और नगरोटा के अंदर डॉक्टर दविंदर सिंह राणा का इंतकाल हुआ, उसके बाद ही वो सीट खाली हुई। दोनों सीटों पर फरवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो सकते हैं और इस हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। और आज दोपहर 2 बजे बड़ा अपडेट यह है कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर इलेक्शन की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। क्या ये 1 गो में होंगी, 1 फेज में होंगी या मुख्तलिफ फेसेज में, एक वो अनाउंसमेंट। दूसरा, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, बाई पोल्स जो बडगाम और नगरोटा के अंदर होने हैं। बडगाम में आप सबको याद होगा सेकेंड फेज में 25 तारीख को वोटिंग हुई थी सितंबर 2024 को। 1 अक्टूबर को थर्ड एंड फाइनल फेज में नगरोटा के अंदर हुई थी। देवेंद्र सिंह राणा जो 31 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया से चल बसे, 27,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे, जो भारी भरकम लीड थी और जो उनकी पॉलिटिकल लेगेसी थी उसको भी बरकरार रखा था। इसके अलावा बडगाम सीट उमर अब्दुल्ला ने 18,485 वोटों से जीती थी। उस सीट से कामयाब होने के बाद उन्होंने वहां से विड्रॉ किया था, जैसे गौहर ने आपको बताया। तो आज 2 बजे दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की होगी और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ दोनों चीजें तय होगी कि जिन जिन हिस्सों के अंदर, जिन जिन स्टेट्स और यूटीज के अंदर बाई पोल या ज़िमनी इंतखाबात होने। एक वो हो सकता है कि आज ही बडगाम, क्योंकि पहले हमने आपको बताया था कि बडगाम और नगरोटा में दिल्ली चुनाव के साथ वोटिंग हो सकती है, तो दोनों सीटों पर हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, दोनों पर नजर रहेगी। और दूसरी बात ये कि दिल्ली के अंदर 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए भी तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। आम आदमी पार्टी जो हैट्रिक तो मार चुकी है, लेकिन क्या वो सत्ता बचाने में कामयाब रहेगी, कुर्सी बचाने में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कामयाब रहेगी, या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का एक तवील मुद्दत के बाद या पहली मरतबा उनको मौका मिलेगा। क्योंकि शीला दीक्षित के जाने के बाद मुसलसल 2013 में उनके इंतकाल के बाद से ही हम देख रहे थे, 2013 में उनके हारने के बाद उसके बाद
चंद बरस बाद वो इंतकाल कर गई। तो ये गुज़श्ता 12-13 घंटे, जिसमें 12-13 साल आप कह लीजिए, ये अरविंद केजरीवाल, जिसमें एक 49 दिन की सरकार, फिर अगली सरकार कामयाब हुई, 5 साल तक चली, ये सरकार भी 5 साल अपने उनके वक्त पूरे कर गई है। लेकिन क्या उनके मैनिफेस्टो और एजेंडा से लोग मुतासिर हैं, उनके काम से खुश हैं? वोटिंग के जरिए पता चल जाएगा। आज तारीखों का ऐलान होगा। या भारतीय जनता पार्टी सत्ता पलटने में कामयाब रहेगी, या कांग्रेस, जो खाता खोलने में पिछली बार नाकाम साबित हुई थी, इस बार कहीं पर वो अपना अकाउंट ओपन करने में कामयाब होगी या नहीं? तो दिल्ली की तारीखों के साथ तवक्को बडगाम और नगरोटा के अंदर भी इलेक्शंस की साथ साथ की जा रही है। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे बात सरहदी मामलात की, और उसके बाद एक एक करके हमें ब्रेक पे भी जाना है, मेहमानों के पास भी चलेंगे। बड़ी खबर सरहदी जिला पुंछ से, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक खातून को रोका गया, और इनिशियल डिटेल्स जो आई, इतलात ये जो पहुंची पुलिस की जानिब से भी, जिसकी कंफर्मेशन की गई कि एक खातून जो कि सरहद के उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करने की कोशिश कर रही थी, जिसको फौज ने रोक दिया है। और घरेलू तनाज़े के बायस ये इकदाम है, जो फौज का अभी तक स्टेटमेंट है, जिसके कंफर्मेशन की गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पुंछ का एक बड़ा हिस्सा, पुंछ सेक्टर जो हद मुतारका या नियंत्रण रेखा कहलाती है, जहां पर खबर यह है कि 35 साल की शाहीन अख्तर, जो कि अहलिया है मोहम्मद अकरम फैज़ा की, आर्मी की जवानों की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के शाहपुर सेक्टर में इसको रोका गया है, जो पीओके की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, जिसको नाकाम किया गया। सवालात पूछे गए, फौज ने हिरासत में लेकर ज़रूरी जो तस्दीक करनी थी, वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस चला, और उसके बाद उसके घर वालों के या फैमिली मेम्बर्स के हवाले वो कर दी गई। मोहल्ला जतना की शाहपुर बेल्ट की रहने वाली है शाहीन, जो सऊदी अरब, जिसका हस्बैंड अभी काम कर रहा है, और कहा जाते हैं कि इन लॉज के अंदर कुछ परेशानियां थी, कुछ मुश्किलात थी, जिसके बाद उसने गुस्से में आकर ये कदम उठाया। लेकिन मकामी जो वहाँ पुलिस तैनात है, फौज तैनात है, उनकी कोशिशों के बाद इस खातून को सरहद पार जाने से रोक दिया गया है। लोकल पुलिस और इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में तहकीकात अभी भी जारी रखी हुई हैं। इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। चलिए, प्रोग्राम सलाम जी के जारी रहेगा। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार चंद खबरें, और उसके बाद सीधा मेहमान के पास भी चलेंगे। थोड़ी देर में खबरों, तज्जियों और तबसरों के सिलसिले के साथ साथ आपके सवालात का जवाब डॉक्टर साहिबा से लेने की कोशिश करेंगे, और आपकी कॉल्स भी 9:40 के बाद आप कॉल करना भी साथ साथ शुरू करेंगे।
वेलकम बैक। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। 9:27 हुआ चाहते हैं और एक स्पेशल सीरीज़ जिसका एक और एपिसोड आज आप तक पहुंचेगा। स्पेशल सेगमेंट में हमारी कोशिश रहती है कि आपके भी सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात आते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनका भी जवाब लिया जाए। लेकिन कई अहम तरीन मौज़ूआत जिनमें इससे पहले हमने मंशियात पर बात की, उसके बाद ऑनलाइन गैम्बलिंग के ताल्लुक से बात की, जो सवालात आपके मन में थे, आपके जहन में, वो अपने मेहमानों से, ख़ास शख्सियात जो इस प्रोग्राम में आती रहीं, उनसे, मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर काम करने वाले लोग, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, उनसे इनके जवाब तलाशे। लेकिन अब चूँकि हमारा मेंटल हेल्थ या इलनेस के ताल्लुक से भी सवालात आपके आते हैं, तो इस पर मुसलसल हमने बात की है और 12 एपिसोड्स अभी तक हो चुके हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों से, मुख्तलिफ हेल्थ इंस्टीट्यूशन से लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, वक्त दिया है और कई मारूफ शख्सियात, माहिर नफ्सियात या जो साइकियाट्रिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ खित्तों से हमें ज्वाइन करते रहे हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से हमें ज्वाइन किया, श्रीनगर से, जम्मू से, GMC से हमें ज्वाइन करते रहे, एसोसिएटेड हॉस्पिटल से हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान जुड़े। बुनियादी मकसद ये कि जो डिप्रेशन एक आम ज़बान में जिसको कहा जाता है या मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से जब बात होती है, तो मुख्तलिफ स्टेट्स और यूटीज़ की जब रिपोर्ट्स आई तो बड़ा हैरान कुन इंकिशाफ उसमें हुआ। और मकामी सतह पर, लोकल लेवल पर जब इस खित्ते की दोनों रीजन्स को हम जम्मू और कश्मीर प्रोविंसेस की बात करते हैं, तो सिचुएशन यहाँ भी बिल्कुल बाकी स्टेट्स और यूटीज़ के मुकाबले को अच्छी नज़र नहीं आती और डिफरेंट भी हैं। मामलात शायद अलग नज़र आएँ, लेकिन डिप्रेशन में इस वक्त ऐसे अफराद जो मुलव्वस हैं या डिप्रेशन का शिकार अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ती चली जा रही है और कई बड़े प्रेस्टीजियस इदारों की तरफ से रिपोर्ट्स में भी इस तरह की तस्दीक की गई है। मज़ीद इस ताल्लुक से गुफ्तगू शनीद करेंगे और आज हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान शरीक गुफ्तगू डॉक्टर दीबा नज़ीर साहिबा हैं, माहिर नफ्सियात हैं, वादी कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीबा साहिबा, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सलाम JK में वेलकम आपको कहेंगे। शुरुआत ज़रा इसी से कि पहले तो अगर आम ज़बान में इसको समझना हो, लोगों से बात करनी हो, उनको बताना हो कि डिप्रेशन जो शायद एक लफ्ज़ या फिर एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल करके कई बार चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है, असल में ये डिप्रेशन क्या है और वाकई में ये इतना बड़ा मर्ज़ है कि तमाम बीमारियां या तमाम मर्ज़ जिसका शिकार बाद में जाकर इंसान होता है, उसकी बेसिक वजह या जड़ असल में वो डिप्रेशन है। जी, डिप्रेशन यहाँ देखा जाए हमारे कल्चर में एक कॉमन नेम यूज किया जाता है फॉर एवरी साइकाइट्रिक इलनेस। लेकिन डिप्रेशन अगर हम देखा जाए ये एक नॉर्मल वर्ड नहीं है, इसके बहुत सारे वजूहात होते हैं। कोई डिप्रेशन ऐसा होता है कि जिसमें कोई वजह होती है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्ट्रेस या एग्जाम स्ट्रेस, मतलब कोई ना कोई रीजन है। लेकिन बहुत सारे मतलब कुछ डिप्रेशन जो होता है वो ऐसा भी होता है कि जिसमें कोई वजह नहीं होती, इट इज ऑल बायोलॉजिकल। इट मींस इसमें एनवायरमेंटल कॉजेस भी हो सकते हैं, सोशल कॉजेस भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल कॉजेस भी हो सकते हैं, जिसमें जो हमारे ब्रेन में ही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमें खुश रखते हैं, हैप्पी हार्मोन्स हैं या हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो निकलते ही नहीं है। या डिप्रेशन प्रेगनेंसी के बाद होता है या प्रेगनेंसी के दौरान होता है, या विंटर डिप्रेशन, इस मौसम में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं केसेस। तो या सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर में भी डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन बहुत सारे वजूहात। इसमें एक चीज़ है कि इसमें लो मूड, मतलब दिल तंगी जी, जो इंसान पहले काम करता था उनका वो अब काम करने का दिल नहीं करता और एनर्जी नहीं रहती। तो ये सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते से ज्यादा हों और जो ये पूरे दिन रहे, फॉर एग्जाम्पल ये ना हो कि मैं अभी थोड़ा लो फील कर रही हूँ और 10 मिनट के बाद मैं अपनी फ्रेंड्स का एंजॉय करती हूँ, तो ये डिप्रेशन के क्राइटेरिया में नहीं आएगा। इट शुड बी फॉर एवरी डे। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर ये रहता है, प्लस साथ में इसके अदर सिम्टम्स भी है, जैसे कंसंट्रेशन नहीं रहती, अटेंशन नहीं रहती, नींद या तो ज्यादा आती है या कम आती है, या भूख नहीं लगती या भूख ज्यादा लगती है, खुद को तकलीफ देने या खुद को मारने के ख्यालात आते हैं, ऐसे और भी चीजें डिप्रेशन में। या फिर जिस काम करने में पहले दिल लगता था उसमें अब दिल ही नहीं लगता। तो ऐसे सारे क्राइटेरिया अगर फुलफिल होंगे तो हम कहते हैं हाँ जी डिप्रेशन है। फिर उसके भी अंडरलाइंग हमें देखना होता है, क्या ये किसी वजूहात की वजह से है या विदाउट एनी रीजन जो है ये शख्स ऐसा महसूस कर रहा है। डॉक्टर साहिबा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर अब कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए अफराद खाना जो फैमिली की ज़रूरत है
और साथ ही साथ उस मर्ज से, उस डिप्रेशन से उस शख्स को बाहर निकाला जाए? देखिए, मैं वही कहा, सोशल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल सपोर्ट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकाइट्रिक इलनेसेस में। जी। यूजुअली देखा जाता है हमारे कल्चर में, जब भी कोई इंसान कहता है मैं डिप्रेस्ड हूँ, डेफिनेटली दीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको समझते नहीं है, कहते हैं जी आप नमाज पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कोपिंग मैकेनिज्म है। लेकिन ये भी देखना है कि ये बंदा ऐसा फील कर रहा है, ये शख्स ऐसा फील कर रहा है, क्योंकि ये दूसरे इंसानों को पता नहीं चलता। जी। इनके साथ टाइम स्पेंड करना, अगर कोई बार बार आपसे कहता है कि मैं दुखी हूँ, मेरा दिल खुश नहीं है, इसको उतना ही सीरियसली लेना है जैसे किसी कोई गिर गया और फ्रैक्चर हो गया तो हम एकदम से ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं। जी। साइकाइट्रिस्ट के पास इंसान बहुत लेट आता है, या फिर तब जब ये बच्चा या ये शख्स सेल्फ हार्म करने लगता है, जब पहला कट लगता है नहीं अब तो हमें ले जाना चाहिए। तो हाँ, डिले फैमिली की तरफ से भी बहुत होता है, क्योंकि दैट इज क्राई फॉर हेल्प। कभी कभार सेल्फ हार्मिंग, एग्रेशन, एजिटेशन, वापस जवाब देना, इट इज क्राई फॉर हेल्प। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसा एलिमेंट है जो इंसान खुद सफर कर रहा होता है, किसी को नहीं बोलता, चुप रहता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स को तब पता चलता है जब वो एग्रेसिव हो जाता है, जब वो एजिटेट हो जाता है, जब वो खुद को हार्म करने लगता है। तो फैमिली का यही है कि अगर कभी कोई बोले कि मैं सैड हूँ, आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पे दिखाओ, अगर आपको अभी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगेगा नहीं जी इसको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, क्योंकि एट टाइम्स ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, क्योंकि ट्रीटमेंट से ये ठीक हो जाते हैं, और साथ में काउंसलिंग, साइकोथेरेपीज, अगर कोई फैमिली इश्यूज है, फैमिली इंटरवेंशन की जरूरत है, वो भी होता है। अगर कोई पर्सनल इशू है तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से एटलीस्ट इंसान बाहर निकल आता है। तो फैमिली बहुत बड़ा रोल, चूंकि आपका डेली बेसिस रोल फैमिली दे सकती है। जी, आपका चूंकि डेली बेसिस पे आपका लोगों से मुलाकातों का एक सिलसिला चलता है, बहुत सारे लोगों का आप इलाज करते होंगे, क्या एक तो ये कंफर्म आप कर पाएंगे कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ ये तादाद बढ़ी ही है? हम इसी प्रोग्राम में 2 दिन पहले डिस्कशन कर रहे थे, एक मारूफ डॉक्टर हमारे साथ थे, वो बता रहे थे कि 91 में जब उन्होंने ज्वाइन किया तो 2004-2005 तक डेली बेसिस पे 10 या 15 या 7-8 पेशेंट आते थे, जो एवरेज थी। और आज वो बताते हैं कि 150 एक हॉस्पिटल, 150 दूसरे में। ये असल में तादाद क्या है? वाकई में ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है? जो डिफरेंट सर्वेज भी हम देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ हॉस्पिटल्स में रश भी बढ़ रहा है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने 2017 में ज्वाइन किया, हर कोई जो केसेस थे बिल्कुल डिफरेंट आते थे, आज बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो केसेस बिल्कुल जितने हम ओपीडीज तब देखते थे, डेफिनेटली डबल हो गया है आज जी। वही जो हम मंशियात की भी बात करें, जो हम उस वक्त देखते थे, समझो चरस गांजा था, फिर जब मैंने 2019 में उसी जगह पोस्टिंग दी तो मैंने देखा नहीं हेरोइन आ गया है, लेकिन हेरोइन चेजिंग आ गया है। अगर मैं आज जाती हूँ, 90% जो हमारे पास आते हैं वो आईवी यूजर्स आते हैं। सेम इज द केस विद डिप्रेशन। अगर पहले सिर्फ एल्डरली आते थे या मिडिल एज आते थे, आज छोटी छोटी बच्चियां आ रही हैं, लाइक 13 ईयर्स ओल्ड, 14 ईयर्स ओल्ड, उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। अच्छा, मतलब यंगर एज ग्रुप आ रहा है फॉर हेल्प। डॉक्टर साहब, एक चीज, जहां हमने बच्चों की बात की है, तो इसमें क्या फैक्टर रहता है बच्चों को? बड़ों का तो समझ आता है, चाहे वो माली हालत हो उनकी या कोई भी बड़ों की, तो लेकिन बच्चों की इस तरह से तादाद आना, ये कहीं ना कहीं इसमें एक ट्रेंड भी चलता जा रहा है, और इसकी क्या वजूहात है बच्चों का इसमें आना डिप्रेशन में? देखिए, बच्चों में भी अगर देखा जाए, जैसे मैंने आपको कहा, ये सोशल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, एनवायरमेंटल। चांसेस है अगर पेरेंट्स में से किसी को डिप्रेशन हो तो जेनेटिक रीजन बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, जेनेटिक। और बच्चों में डिप्रेशन से ज्यादा अटेंशन, एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, ओडीडी, ये इसी तरीके के डिप्रेशन के टर्म्स है, डीएमडीडी, इस तरीके के टर्म्स है। और डिप्रेशन भी आता है, पहला जेनेटिक, दूसरा एग्जाम स्ट्रेस, कंपटीशन हो गया है, critical comments from the parents as well, that can be a reason। या फिर peer influence खुद बच्चे में भी, कि अगर दोस्त को है तो बच्चा सीखता है, तो या फिर एग्जाम स्ट्रेस बच्चे में बहुत बड़ा फैक्टर आता है अगर देखा जाए डिप्रेशन के रिलेटेड। या इंटरपर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स, पेरेंट और मदर में, फादर मदर में इख्तिलाफात है, वो डेफिनेटली बच्चे के जहन पे असर करता है। तो ये हमारे पास रीजंस आते हैं फ्रॉम चिल्ड्रन। क्या बच्चे को एक पेरेंट की जानिब से अगर बच्चे को वो टाइम ना दे पाए तो क्या ये भी एक वजह बन सकती है? एक्चुअली पहले कॉन्सेप्ट था क्वांटिटी ऑफ टाइम,
अब क्योंकि मदर्स भी वर्किंग है बहुत जगह, मतलब मेनी फीमेल्स, तो अब क्वालिटी टाइम चेंज हो गया है कि हाँ, अगर आप ड्यूटी से आ रहे हो, जो वक्त बाकी है वो आपको क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करना है ताकि बच्चा डिप्राइव ना हो। इन केस अगर बच्चे की लाइफ में स्कूल में कोई स्ट्रेसर है और वो माँ से बात करने आता है या फादर से बात करने आता है, वो कहते हैं हम ऑलरेडी थके हुए हैं, अब तुम्हारा भी सुने। लेकिन अगर आप नहीं सुनोगे तो कोई और सुनेगा, जब कोई और सुनेगा तो वो गलत ही सीखेंगे बच्चे, बिकॉज फिर यही बच्चियां दे टेक हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। जी जी। किसी और शख्स अगर उनको दिखाता है कि हम इम्पोर्टेंट है, दे गेट डाइवर्टेड। तो टाइम करना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। क्वांटिटी ऑफ टाइम जरूरी नहीं है पूरे दिन बैठो, लेकिन जिस 1 घंटे बैठो वो 1 घंटा बच्चे का ही हो। अच्छा, वक्त पर आपने काउंसलिंग या इलाज की बात की है। एक किस्म का एक हमारी नज़र में तो सोशल स्टिग्मा ही है। दाएं बाएं जब हम देखते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, वो शायद इस बात से भी कतराता है कि मैंने अगर डॉक्टर से रुजू किया, कंसर्न लोगों तक पहुंचा, तो शायद मुझे वो जो पागल वाला टैग है वो लगा दिया जाएगा। वाकई में ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है और नेगेटिव इम्पैक्ट इसका है कि अगर किसी को डॉक्टर से कांटेक्ट करना भी है, काउंसलिंग के लिए कोई जाना भी चाहता है, लेकिन दाएं बाएं जो उसका माहौल है वो उसको इजाज़त नहीं दे रहा इससे बाहर निकलने की। स्टिग्मा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन अगर हम देखा जाए स्टिग्मा भी कम होता गया है। पेरेंट्स खुद हेल्प के लिए आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। ये स्टिग्मा कम हुआ है, ये हमारी तादाद ही दिखा रही है कि पहले कितने कम आते थे, अब कितने ज्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने टेलीमानस, जो हमने इससे पहले भी शायद किसी ने जिक्र किया हो, टेलीमानस है जहां आप ऑन फोन कॉल साइकाइट्रिस्ट से भी बात कर सकते हो, इवन प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, और काउंसलर्स 24/7 अवेलेबल है। ये इसी स्टिग्मा की वजह से है, जो नहीं आ पा रहा है। कम से कम अगर पेरेंट को लग रहा है कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, वो काउंसलर से बोल सकता है क्या ये सिम्टम्स हैं, क्या आपको लगता है मुझे दिखाना चाहिए, क्या आप मेरे को साइकाइट्रिस्ट से कनेक्ट कर सकते हो। सिंपली 5 डिजिट नंबर है 14416। आप फोन करके 24/7 साइकाइट्रिस्ट भी ऑन कॉल है, 24/7 काउंसलर भी ऑन कॉल है। ये गवर्नमेंट ने इसी स्टिग्मा के लिए किया है कि अगर कोई नहीं मिलने आ सकता है, एटलीस्ट हो सकता है इस फोन कॉल के दौरान अगर वो हमसे अकेले में मिलना चाहता है, एक सेपरेट रूम में मिलना सकता है, वो फोन पे ही अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकता है। एक फाइनल, इसी स्टिग्मा से ये भी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव निकाला है। जी, एक फाइनल चीज़, जो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं टेलीमानस के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से आपसे मुलाकात होती है, काउंसलिंग करते हैं, क्या रिकवरी का कितना इसमें चांसेस हैं? मैक्सिमम लोग किस नौवियत के जो आपके पास आते हैं, डिफरेंट एज कैटेगरी वाले, इसमें नौजवान भी हो सकता है, बुजुर्ग भी, ख़वातीन भी हो सकती हैं, मर्द हजरात भी, लेकिन जब आपके पास आते हैं मैक्सिमम लोग जो इंतहाई किस्म का डिप्रेशन जिसकी मुख्तलिफ टाइप्स आपने बताई, और अगर कोई इस स्टेज पर पहुंच गया जहां से वापस आना उसका मुश्किल है, रिकवरी के ताल्लुक से कुछ लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि पॉसिबल है कि वापस वो पहले वाली कंडीशन में आ सके जहां चीज़ें पहले शायद उसके लिए बेहतर थी? जो साइकाइट्री है इसमें कुछ डायग्नोसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, वो एक लाइफ लॉन्ग इलनेस है, लेकिन आज हमारे पास वैसी दवाइयां हैं कि ये जो पेशेंट है ये सोसाइटी में अच्छे तरीके से जी सके। मतलब विद मेडिकेशन, जो पहले वो चेन्स वगैरह में बंद करते थे या घर में बंद, वो जरूरत नहीं पड़ती। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक लॉन्ग लाइफ इलनेस है। ऐसे ही क्रॉनिक डिप्रेशन रह सकता है रेजिस्टेंट इन पेशेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर 100% है, 20% पेशेंट्स में रेजिस्टेंट डिप्रेशन रह सकता है। इट इज सेम जैसे डायबिटीज है, जैसे हाइपरटेंशन है। लेकिन 80% में पूरा 100% रिमिशन अचीव होता है। विद मेडिकेशंस ऐसा भी होता है कि हम कोर्स बंद भी कर लेते हैं और पेशेंट 10-15 साल ठीक रहता है। रिलैप्स तो हर एक बीमारी में है, रिलैप्स स्किन डिसऑर्डर्स में है, रिलैप्स हर एक इलनेस में। लेकिन रिलैप्स की वजह से हम सोचेंगे शायद अगर एक बार दवाई खाई तो जिंदगी भर खानी पड़ेगी, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और इन केस फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा क्रॉनिक डिप्रेशन है और एक टैबलेट खाने से उसकी पूरी जिंदगी, डे टू डे लाइफ अच्छी रहती है, तो इस बीमारी को एज हाइपरटेंशन, एज डायबिटीज ट्रीट करना है। जैसे हम उसके डॉक्टर को नहीं पूछते जी ये शुगर की दवाई कब तक खत्म होगी, नहीं पूछते। हाइपरटेंशन कब तक, ये पता ही लाइफ लॉन्ग है। जैसे वो रोजमर्रा की जिंदगी को जीने के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अगर एक टैबलेट, 2 टैबलेट से आपकी लाइफ कंप्लीटली बेटर रहती है, देयर इज नो हार्म। और अगर रिकवरी बोले 50 to 60%, 70% रादर ऑफ साइकाइट्रिक इलनेसेस दे रिकवर। एक फाइनल चीज़, आसान लफ्ज़ों में अगर ये समझना हो, घर के अंदर कोई मुसीबत हो, कोई नौजवान अगर इस तरीके से बेचैनी का, घबराहट का, डिप्रेशन का शिकार है, पता कैसे आसानी से लगाया जाए? क्योंकि पिछले 1.5 साल का डेटा हम उठाकर देखते हैं तो पता चलता है
कि बड़े इंस्टीट्यूट इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का घर वालों को ही पता नहीं चल सका कि वो किसी परेशानी से गुजर रहा है और बाद में सुसाइड तक बात पहुंच गई है। इससे पहले कि कोई गलत कदम जहां जिंदगी खत्म हो जाए या कोई जिंदगी की जंग हार जाए, उससे पहले किसी को रोकना हो, आसान तरीका क्या है? कैसे पता लगाया जाए घर के अंदर ये नौजवान है, ये परेशान है, इसको कोई मुसीबत है, तो उसको अपनी तरफ वापस रागिब किया जाए? जैसे आपने सुसाइड की बात की तो मैं इसी के सिम्टम्स बता सकती हूँ जी। क्योंकि हर किसी के अलग अलग है। इवन चिल्ड्रन में सब्सटेंस के अलग है कि कोई मंशियात तो नहीं करा। अगर सुसाइडल तो कभी कभार इंसान बहुत चुप भी रह सकता है, अलग थलग रह सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बातें करने लग जाता है। ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जाम्पल उस बंदे ने जो वो अपने सारे मतलब वो बताता है मेरी यहाँ ये पॉलिसी है जी, मैंने यहाँ ये सेव कर रखा है, मतलब जो अपने इंपॉर्टेंट पोजेशंस है उसके बारे में फैमिली को बताने लगता है जी। या एग्रेशन थ्रो करने लगता है, इरिटेबिलिटी थ्रो करने लगता है। कभी ऐसा भी होता है कि इसी दौरान इंसान मंशियात में चला जाता है। तो अगर कोई भी बिहेवियरल चेंज आपको लगे, चाहे वो पॉजिटिव है या चाहे नेगेटिव है, तो फैमिली को देखना चाहिए क्यों है। या कई बार ऐसा होता है कि वो रस्सियां जमा करने लगता है, ऑनलाइन रैट किलर्स देखने लगता है, बाहर जाता है, ब्लेड चाकू अपने पास रखने लगता है, या रूम लॉक करके बैठता है, बहुत कम अपने फैमिली में बैठता है। तो ये जरूरी पूछना है कि आखिर कर क्या रहा है, इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है, रोने लगता है। और बहुत बार, क्योंकि ये एक मिथ है कि अगर कोई इंसान ये बोलता है मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ, तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि ये दिखावा कर रहा है, क्योंकि उसने 10 बार बोल चुका है अभी तक मैडम ये नहीं करेगा। मैंने कहा ये 10 बार बोल चुका है तो चांसेस है यही करेगा, क्योंकि बहुत बार ये रिसर्च कहता है कि अगर कोई इंसान बोलता है या बच्चियां बोलती है मैं खुद को हार्म करूंगी जी, मैं फिर कहते हैं कि अरे ये तो पिछले 1 साल से बोल रही है, ऐसे कभी किया नहीं। तो यही लोग कभी इम्पल्सिविटी में ये एक्ट कर लेते हैं और इनकी शायद नीयत भी नहीं होती है कि हम जी हैं हम मर जाएं, लेकिन ये हो जाता है। तो अगर कोई इतना ही कहे मेरा मूड खराब है, या कहे मैं खुद को मारना चाहता हूँ, या सिर्फ इतना ही कहे काश मैं मर जाती, इनके वर्ड्स ऐसे होते हैं ये दुनिया तो कुछ नहीं है, काश मैं मर जाती, सब कुछ खाली है, मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरा होना ना होना एक बराबर है, कि मेरे रहने से आप लोगों को प्रॉब्लम ही हो रही है, अगर मैं मर जाती आप लोगों के लिए बेहतर होता। तो यूजुअली ये वाले सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो उसी वक्त आपको लगना चाहिए कि हेल्प की जरूरत है। डॉक्टर दिबा नज़ीर, थैंक यू सो मच मॉर्निंग शो में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में ज़रूर वक्त होगा तो दोबारा कभी मुलाकात आपसे होगी और आपके सवालों के जवाब जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं इस ताल्लुक से सवालात, उनका जवाब तलाशने की कोशिश होती है। अब आपकी कॉल्स लेने का वक्त भी आ गया है, साथ साथ आपकी बात भी सुननी है। मुख्तलिफ इलाकों से आप हमें ज्वाइन करेंगे, कॉलिंग नंबर्स आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर में आएंगे। उससे पहले रेलवे के हवाले से 2 बातें आपको सुनानी है कि एक तो वो मंसूबा जो रेलवे डिवीज़न के ज़रिए जम्मू प्रोविंस को मिला है, अलग से ये पूरा डिवीज़न बन गया है जो पहले फिरोजपुर डिवीज़न कहलाता था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई एक इलाकों के अंदर जिस चीज़ की तरफ इशारा चीफ मिनिस्टर ने भी किया और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी गौहर कि मुतद्दिद इलाकों के अंदर सर्वेज या रेलवे लाइन बिछाने का मंसूबा सरकार का है और ऑलमोस्ट सर्वे कंप्लीट है। बिल्कुल, जिस तरह से कल की अगर हम बात करेंगे, जब इसका वर्चुअली तौर पर पीएम मोदी की जानिब से जम्मू डिवीजन का इफ्तिताह हुआ है, उसके साथ साथ ही जहां पर वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी वहां पर मौजूद थे। तो इस हवाले से कहा गया है कि जो डीपीआर है उरी, कफवारा, पूंछ, बिलावर और लेह रास्तों से वो अंडर एग्जामिनेशन है, उस पर गौर फिक्र किया जा रहा है, ये एलजी की जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ जो पहलगाम शोपियान रेलवे लाइन है उस हवाले से कहा गया है कि उस पर सर्वे किया जा रहा है, सर्वे जारी है, कहां से इसको निकालना है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस हवाले से एतराज़ भी किया था, जिसके बाद ही अब कहा गया बाज़ाब्ता तौर पर कि इस पर सर्वे किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जब हम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला ने कल अपने खिताब के दौरान ये वाज़ह कर दिया है कि रेलवे लाइन से किसी को नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे जम्मू कश्मीर को काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि सयाहत और तिजारत के साथ साथ ही जो रोज़गार है उससे बहुत सारे मौके रोज़गार के भी पैदा होंगे। अनेक परियोजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण पाइपलाइन में है, देश के रेल मंत्री जी के कारण, ताकि वहां भी सामाजिक और आर्थिक क्रांति की नई लौ जलाई जा सके।
अभी अनंतनाग बिजबिहड़ा पहलगांव के 78 किलोमीटर, अवंतीपुरा सोपैया के 28 किलोमीटर रेल लाइन का सर्वे चल रहा है। बारामूला उरी 46 किलोमीटर, बारामूला कुपवाड़ा 39 किलोमीटर, जम्मू पुंछ वाया अखनूर रजौरी 223 किलोमीटर, मनवाल तलरा वाया रामकोट बिलावर और दुनेरा 117 किलोमीटर, सोपोर कुपवाड़ा 37 किलोमीटर के बीच नई रेल लाइन बनाने तथा बारामूला बनिहाल 118 किलोमीटर के डबलिंग के डीपीआर पर भारतीय रेल आज काम कर रही है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि रेल की पटरियाँ जम्मू कश्मीर की आर्थिक जीवन रेखा साबित होंगी। ये सभी परियोजनाएं भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को भी दोहराती हैं कि आर्थिक विकास में तेजी लाई जाए और संतुलित विकास के द्वारा एक भव्य और गौरवशाली जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जाए। मैं अनेक बार कहता हूं कि कनेक्टिविटी से विकास तेज होता है। देश के अलग अलग हिस्सों से तो हम जुड़ते ही हैं और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो या एयर कनेक्टिविटी हो, इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के अंतर्गत चल रहे हैं और आज से 4 दिन बाद जेडमोर टनल का उद्घाटन भी भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर गांदरबला करके करने वाले हैं। ये जो परियोजनाएं हैं, मैं मानता जम्मू कश्मीर तक पहुंचने के लिए पहले हम पठानकोट में उतरते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेल जम्मू पहुंची। उसके बाद पिछले लगभग 40 साल के अरसे में ये रेल जो है बढ़ती गई। पहले जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा, कश्मीर में शुरुआत हुई तो श्रीनगर से बारामूला, बारामूला से अनंतनाग, फिर अनंतनाग के ज़रिए बानिहाल, अब बानिहाल के ज़रिए संगलदान। और 2 दिन पहले हमें ये खुशखबरी मिली जब हमने मीडिया के ज़रिए देखा कि ट्रायल ट्रेन जो है वो श्रीनगर से अब कटरा पहुंचा दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी वज़ीर आज़म साहब के हाथों श्रीनगर से लेके कटरा का जो हिस्सा है वो जोड़ के ये पूरा जो है ट्रेन मुकम्मल किया जाएगा, जिससे कि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के आवाम को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। मैं जानता हूँ रेल को लेके कुछ खर्चात भी हैं, खासकर जम्मू में, क्योंकि अक्सर बेशतर ये कहा जाता है कि जब रेल जम्मू से पठानकोट से जम्मू पहुंची तो पठानकोट के लिए हालात थोड़े मुश्किल हुए। अब यहाँ पे भी कुछ जगहों में खर्चात इस बात का है कि अगर रेल जम्मू से सीधा कश्मीर पहुँचे तो कहीं ऐसा जम्मू का भी हाल ना हो। मैं अपनी हुकूमत के तरफ से जम्मू के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रेल कश्मीर पहुँचने से जम्मू को नुकसान नहीं होगा, बल्कि हम उम्मीद करेंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि जम्मू को फ़ायदा इस रेल का पहुँच जाएगा। ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, हमारा आना जाना जो है वो बढ़ जाएगा। और जो जहाज़ों के माध्यम से हमें, अगर आप देखें जहाज़ के माध्यम से जो हमारे साथ जो हाल होता है सर्दियों में, जब हमारी सड़कें बंद हो जाती हैं, जब मौसम ख़राब हो जाता है और 5,000 की टिकट जो है हमें 25,000 में ख़रीदने पे मजबूर किया जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि इस रेल डिवीज़न से न सिर्फ रेलवेज़ को तो फ़ायदा होगा ही होगा, बल्कि ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। चलिए, उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बात कर रहे थे। अब जरा सीधा कॉल्स की तरफ चलेंगे, खबरों पर ब्रेक लगाएंगे और प्रोग्राम के आखिर में जरा आपकी कॉल्स के बाद हम आप तक अपडेट भी पहुंचाएंगे मौसम के ताल्लुक से। टेम्परेचर या मनफी दर्जा हरारत मुख्तलिफ इलाकों में, कुछ एक जगहों पर सिचुएशन बेहतर है। सीधा कॉलर्स की तरफ चलेंगे। फर्स्ट कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। टीवी की आवाज़ बंद करें, अपनी बात रखिएगा। हेलो हेलो जी। हाँ, मैं निसार अहमद बोल रहा हूँ बिजगारा से। जी बताएं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कल जो डॉक्टर साहब थे उनसे हमें पूरा लेना था ना, उनसे डिबेट का थोड़ा कंसल्टेशन लेनी थी, तो हमें नंबर दिया था आपने, लेकिन नंबर हम नोट नहीं कर सके। प्लीज अगर वो नंबर रिपीट हो जाए मेहरबानी होगी। कौन सा, जो टेलीमानस वाला आप नंबर बोल रहे हैं? जी जी जी, कल जो डॉक्टर साहब थे उनके साथ बात करनी थी, तो आपने बोला था कुछ नंबर, लेकिन हम नोट नहीं कर सके। आप नंबर लिख लीजिए 14416, जिस पर आपको कॉल करनी है। कहीं से भी आप कॉल करेंगे, इस पर आप अगर कोई मसला है तो जरूर आपकी कॉल पिक की जाएगी। हर वक्त ये लाइंस ओपन रहती है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सैयद हजरत से बोल रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब। जी जी, मैं आपसे पहले भी फोन कर रहा था दो चार बार। मुझे यहाँ पर 2 सवाल है भाई। एक तो ये है कि हमारे बटपोरा से आलस टैंक तक
12 गांव हैं। 12 गांव में यहाँ पर ये सोमू सर्विस चल रहा था। इससे पहले हमारे वहाँ चल रहा था सोमवार गाड़ी की सर्विस चल रहा था पहले, एसआरटी की गाड़ी। फिर हमने उसको 2-3 बार उसके बाद इलाके के तरफ ये वक्त गया था, तो ही हमारे इलाके में ये गाड़ी छोड़ो। क्या बात वो कहता है कि भाई हाँ छोड़ेगा 1 महीना 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद। अब तक हुआ है तकरीबन 1 साल, 5-7-8 महीना, 7-8 महीने से वो टस से मत नहीं हो रहा। तो प्लीज 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 मेहरबानी करके ये बात हुकाम तक पहुंचा दीजिए कि वहाँ ये बहुत बड़ा इलाका है कि वहाँ पर गाड़ी सर्विस जिम चालू क्यों नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि पहले उससे पहले जब उमर साहब आए थे उसने बोला कि हम तो क्या बोलता है 12 गैस सिलेंडर हम फ्री देगा और 200 यूनिट फ्री देगा। अब तक 3-4 महीना हो ही गया उनकी गवर्नमेंट में, उसका कोई बात नहीं हो रहा था। दे देगा लोगों के, नहीं दे देगा, लोग बेचारे आश में रहे, हम कल रहेगा, परसों होगा, परसों होगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे इंतजार कर रहे हैं। अपना नाम बताएं, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मगर महबाब पे तीत हून मे करो अम ब्रो फोन तो ये तीत हून पे बच्चन दरसगाह गन ट्यूशन गन पे सड़क पे रोजान तोतान टेंशन ये शेड बनोमुत अम छठ खतर 10 मालन छठ चना सह त्रावान शेडस मज। हेलो जी बोजन 10 मालन छठ तह वन मे अम ब्रो मुश्किल गसान 2 हथ हून शेडस निशान मगर हम बाग जो सिटी से लाल चौकस से। चलो सेठा शुक्रिया कॉल करने खातिर। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो गवर साहब और आसिफ साहब, JN यत्तू साहब जबरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में CEOs की कमेटी बनाई है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन साहब ने। लेकिन 26/12/2024 को हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि हिदायत दी गई CEO को कि फी का मसला जो है उसको रोके रखें। एक स्कूल के मुतालिक पुलवामा में कंप्लेंट आई थी, उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है फी चेक करने की। फी चेक करने की जुरिस्डिक्शन FFRC की है। हाई कोर्ट ने उनको कहा है आप कोई ऑर्डर नहीं निकालना एक स्कूल के मुतालिक। हमने यहाँ पूरे कश्मीर डिवीजन में कमेटियां बनाई, काम जबरदस्त हो रहा है, अप्रिशिएट कर रहे हैं हम लोग कि अभी दिख रहा है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन साहब जो है काम कर रहे हैं। लेकिन एज पर रूल्स करें, जो फी के मसाइल हैं, ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट फी और बाकी जितनी भी फी रिलेटेड क्वेरीज हैं, वो CEO साहिबान डायरेक्ट करें FFRC चेयरमैन को, और FFRC चेयरमैन पे कड़ी नजर रखी जाए क्योंकि वहां से कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार उन पे नजर रखे कि काम क्यों नहीं हो रहा वहां। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फतेह कदर श्रीनगर से बोल रहा हूँ, तारिक अहमद। जी तारिक साहब, सवाल कि तुम वो अगर JK बॉस किताब आई बचन दिन तम 3 या 4 किताब, एडिशन बुक अकिस स्कूलस 8 बुक, हम बुक सेट गवर्नमेंट के JK बॉस आई ओतर में 2 बचन बतुल मेमोरियम इंस्टीट्यूट नवाकदल स्कूल मामूली स्कूल तूत हाई फाई स्कूल कहें 150 रुपयन आई मे JK बॉस की किताब, मगर एडिशन बुक आई मे कम से कम 4,500। रात गोस बह इंग्लिश ग्रामर अख बुक तथ मज क्या तूत 450 रुपये दिख मे सह बुक, सह वानी एंड को गोजवारा, तमी दिस मे सह 450 रुपयन। कत तकान इंसान कर वन कमिस क्या तुम वन हाइपरटेंशन लुक हसा टेंशनी गमत। बहुत वन सह मोल मोज वस टेंशनी गसान अमी वजह कि तमिस द्राव बच्चे पास, तमिस गसान खुशी, मगर तमिक खुशी मन तमिस तुत गम पेमान, सह वन लगन अमिस बच्चस रॉपियस 20,000 रॉपियस 10,000 किताब अन्न खतर। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इन्हीं शिकायतों का नोटिस हमारी जानकारी के मुताबिक डायरेक्टरेट ने लिया है, मिनिस्ट्री ने लिया है। कल का और परसों का इंतजार करना होगा, जो एक डायरेक्शंस दी गई कि किताबों की सारी जो डिटेल्स हैं वेबसाइट पर 3 दिनों में अपलोड करें। अब वहाँ से क्या कहा जाता है, ज़रा उस जवाब का भी इंतज़ार करें, वरना शायद जवाब एक तरफा हो जाएगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि यही जो वालिदैन की शिकायतें हैं और एक माफिया की वजह से बहुत बड़ी आबादी तंग आई है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर इस पर सख्ती से कदम उठाएगा और दूसरी तरफ कवायद के मुताबिक कार्रवाइयाँ भी होंगी, और अगर स्कूल कसूरवार पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ जो उनके रिकॉग्निशन का मामला है
वहां पर भी थोड़ी कार्रवाई हो, मनसूख करने का रजिस्ट्रेशन का जो एक प्लान बना है उसके मुताबिक काम हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते वेदर अपडेट भी ज़रा आपको दिखाते चले मुख्तलिफ हिस्सों से इस वक्त अपडेट। और श्रीनगर के अंदर आज नॉर्मल 0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.4, काजीगुंड में कुपवारा -1.4, पहलगाम में भी -7.8, सबसे ज्यादा गुलमर्ग में -6.6 अभी तक की इतलात के मुताबिक। 0.1 माइनस में बांडीपुरा, कुकरनाग 0.5 पुलवामा में, लेकिन यहाँ नॉर्मल। बडगाम में 0.4, शोपिया में -3 तक कहानी पहुंची है, जिसकी तस्दीक महकमा मौसमियात श्रीनगर दफ्तर से की गई है। रीजनल ऑफिस से पता चलता है कि जम्मू में भी आज हल्की धूप खिली रहेगी। 7.1 मिनिमम टेम्परेचर, बनिहाल 3.4, भद्रवाह में थोड़ी ठंड 0.1, कटरा 7.8, किश्तवाड़ में 2.8 जो चिनाब बेल्ट का एक इम्पोर्टेंट जिला है, सांबा 4.3, पुंछ 1.9, करगिल में -6.8, ले जाते जाते थोड़ा ज्यादा -10.2 और द्रास सबसे ज्यादा यसर तरीन मकामात में से एक सर फहरिस्त -19.5 डिग्री सेल्सियस रात का कम से कम दर्जा रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां माइनस टेम्परेचर है, आज दिन में मतला अब्र आलूद रहने वाला है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, 10 बजने वाले हैं। प्रोग्राम सलाम जेके में बस इतना ही। आसिफ रशीद और गौहर को आप इजाजत देंगे। ब्रेक के उस पार खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला गुलिस्तान न्यूज़ पर, जेके 24/7 न्यूज़ पर जारी रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर मजीद खबरों के लिए विजिट करें।